जी ही दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी की क्लास में प्रस्तावना। आज की हमारी जो क्लास होगी ये प्रस्तावना की क्लास होगी। और जैसा कि आप थंबनेल देख करके पता चल गया होगा, प्रस्तावना पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक और इसी में कवर करेंगे, अनुसूचियों का। जितनी भी अनुसूचियां हैं सभी अनुसूचियों को यहाँ पे कवर करेंगे, अनुसूचियां। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये पॉलिटी की क्लास है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। और ये लेटेस्ट जो आपका 17th एडिशन है 2024 की लुसेंट जीके से करवाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में आप देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। क्या होती है उद्देशिका या प्रस्तावना? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। उद्देशिका कब नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और यह कब स्वीकार हुआ? 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो आपको प्रस्तावना पढ़ाने जा रहे हैं ये संशोधित हुई है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के पश्चात जो भी प्रस्तावना बनी उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या इसमें प्रावधान है देख लेते हैं। हम भारत के लोग, सबसे पहले जब प्रस्तावना पढ़ते हैं वहां पे आपको देखते हैं हम भारत के लोग से स्टार्ट करते हैं। अर्थात जो प्रस्तावना जो भारतीय संविधान है इसमें प्रमुख कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त जो नागरिक हैं समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात 5 प्रकार की यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की क्षमता? 2 प्रकार की क्षमता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आयतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है संविधान की प्रस्तावना थी और उम्मीद है सभी लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तथा दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। ये संविधान की जो प्रस्तावना है इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है। अभी पिछली बार RO का एग्जाम हुआ था, प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन पूछा था। जो आपका RO अभी 2024 में ही 12 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे थे, 2 क्वेश्चन। यहाँ पे नोट देखिएगा, नोट दिया हुआ है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अलग अलग है दोनों। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी और तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। मतलब आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है।
प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग डैश इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्या है? ये पूरा स्टार्टिंग से अंत तक का है। हम भारत के लोग, यहाँ पे शुरू होता है हम भारत के लोग से और अंत कहाँ पे होता है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रमुखता का उद्घोष करता है ये। अगला प्रश्न है, मतलब अगला पॉइंट है यहाँ पे, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे, मतलब जो प्रस्तावना है इसको न्यायालय में बदला नहीं जा सकता या प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। और यानी यदि सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। मान लीजिए आपके अधिकारों की कोई अगर अधिकारों को हनन करता है, अधिकारों को आपके हनन अगर हो जाता है तो आप उसके लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो प्रस्तावना का हनन करता है या प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगला पॉइंट है इसमें, बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। मतलब जहां पे जैसे कोई भी भाषा है संविधान की वहां पर संदिग्ध है तो वहां पे प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा कानूनी निर्वाचन में। ठीक है। अगला पॉइंट है, बेरुवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। संविधान का अंग नहीं माना था 1960 में, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका अर्थात संसद उसमें संशोधन कर सकती है। मतलब एक केस में कहा उन्होंने 1960 का जो बेरुवाड़ी केस था उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती के 1773 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और यह भी कहा कि संसद उस पर संशोधन कर सकती है। अगला पॉइंट है इसमें, केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। अगला पॉइंट है इसमें, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती और स्पष्टता संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। ऐसे कोई भी संशोधन नहीं संसद करेगी जिसमें मूल ढांचा प्रभावित हो, याद रखेंगे, यही इसका मेन उद्देश्य है। अगला पॉइंट है इसका, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ये बहुत बार पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 राइट होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, कैसा 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बहुत बार लिखा जाएगा आपको सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। धार्मिक न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय है। सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय और राजनीतिक रूप से न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं 2 प्रकार की क्षमता। 2 प्रकार की क्षमता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जो भारत का संविधान है यह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्या है? जो भारत का संविधान है यह आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से ही लचीला है। मतलब ना ही कठोर और ना ही लचीला है, मिक्स अप है दोनों को। नोट पॉइंट देखिएगा, लिखित संविधान, जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। मतलब संविधान को यहाँ पर सर्वोच्च माना गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, ये इसका पॉइंट है।
अगला पॉइंट है भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। जो भारत का संविधान है ये अपना प्राधिकार भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस भारतीय संविधान से, किस संशोधन अधिनियम का, किस अधिनियम का है। याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न है, ये अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। भारत के जो संविधान है इसमें संघीय शासन का शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। और संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। मतलब जो भारतीय संविधान है इसमें राज्य क्या है, सभी मतलब जो राज्य है ये राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा और ये आर्टिकल 1 में भी दिया हुआ है। अगला है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हम बात करेंगे विदेशी स्रोत कहाँ से संविधान को एब्जॉर्ब किया गया है या लिया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। अलग अलग देशों के संविधानों से सहायता ली गई। एक बार इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला तो पॉइंट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला पॉइंट है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, ये सभी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए थे। दूसरा पॉइंट है ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, ये सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। तीसरा पॉइंट है आयरलैंड के संविधान। तो नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। चौथा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की सर्वोच्चता, यह सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला है पांचवा पॉइंट है आपका जर्मनी के संविधान से क्या क्या गेन किया गया है, क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, अर्थात आपातकालीन जो शक्तियां हैं यह जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। छठवां पॉइंट है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सातवां पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका। सातवां पॉइंट है आपका दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आठवां पॉइंट है रूस के संविधान से क्या क्या लिए गए। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया है। 9 नंबर है जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है। बहुत लोग गलत कर देते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बहुत लोग लगा देते हैं यूएसए से, लेकिन यह आपको जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 10वां पॉइंट है फ्रांस से हम लोग गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग
250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ये शब्द रूप में ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो लगभग 250 अनुच्छेद डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, 5वां पॉइंट है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहली अनुसूची की बात करते हैं, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों जिसमें 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। 28 राज्य और 8 क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। नोट पॉइंट है यहाँ पे, संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची की बात करेंगे, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है संविधान की दूसरी अनुसूची में। याद रखेंगे, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है ये वेतन और भत्ते से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका तृतीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची की हम बात करेंगे, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, चौथी अनुसूची की बात करते हैं, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, अर्थात राज्यसभा में सीटों का निर्धारण चौथी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। पांचवी अनुसूची की हम बात करें, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची की हम बात करें, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, सातवीं अनुसूची की हम बात करते हैं। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में ही सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहला बात करेंगे हम संघ सूची। क्या है संघ सूची? इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान के लागू होने के बाद इसमें 97 विषय हैं। वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची, दूसरा पॉइंट है आपका राज्य सूची। राज्य सूची के विषय में क्या क्या आता है? इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर जो केंद्र सरकार है इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं, याद रखेंगे। तो राज्य सूची में शामिल कुछ विषय जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय और विभाग, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम में आपकी तीसरी अनुसूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अर्थात जब अगर दोनों समान हैं, दोनों द्वारा दिए गए मतलब जो भी विषय होंगे समान होंगे तो उस पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि, ये सभी समवर्ती सूची में प्रावधान है। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची कंप्लीट हो गई। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अगर मूल रूप से देखेंगे तो पहले सिर्फ 8वीं अनुसूची थी जिसमें सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को 1992 संविधान संशोधन जो अब सिंधी भाषा आपकी 1992 और 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है जिसमें
कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसमें मैथिली, सांथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। याद रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन होता है और इन सभी के द्वारा 8वीं सूची में भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब बात करेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। ठीक है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसी अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, जो भी देखिए, जो भी विषय इसमें 9वीं अनुसूची में जाते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट नोट पॉइंट है, अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा भी कर सकता है। ठीक है, अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, ठीक है, क्या है 10वीं अनुसूची? यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची आपकी 11वीं अनुसूची है। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 12 अनुसूची कंप्लीट कर ली और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। ये हमारा कल का टॉपिक होगा, भारतीय संविधान के भाग। आज की क्लास में बस यहीं तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितनी भी अनुसूचियां हैं सभी अनुसूचियों को हमने कवर किया आज की इस क्लास में। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और जितने भी साथी हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिटी में अपनी समझ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे और भी बहुत सारे जितनी भी क्लासेस होती हैं और उन सभी में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो उनके माध्यम से आप अपनी पॉलिटी को और भी बेहतर बना सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।